Hello everyone. In this video, we will continue our discussion about light, reflection and refraction. तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो हमने उनकी अलग अलग हमने कैटेगरी बनाई थी, जैसे प्लेन मिरर और कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो इनमें से जो कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर है वो स्फेरिकल मिरर की पार्ट हैं और प्लेन मिरर जो है वो एक अलग पार्ट है, वो स्फेरिकल मिरर में नहीं आता। तो इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइन कन्वेंशन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वीडियो में अगर ज़्यादा लेंथी नहीं हुई तो हम रूल्स फॉर रे डायग्राम भी इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे पहले, जैसे हमने देखो प्लेन मिरर के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो उसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा प्लेन मिरर को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्फेरिकल मिरर पे आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर में हमने देख लिया था कि प्लेन मिरर जो है हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, प्लेन मिरर का ही हम यूज करते हैं। तो इसके लिए जो मैंने एक रे डायग्राम बनाया था, अगर आपको ध्यान में हो, कि जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं कोई प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, जिस पॉइंट पर फॉल करेगी वहाँ पर आप एक नॉर्मल बनाओगे इस तरह से, और फिर ये जो रे है ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चली जाती है। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे है, यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। तो ये हमने प्लेन मिरर के लिए इस तरह से हमने बनाया था। तो जो प्लेन मिरर है, जैसे मैंने डिफाइन किया था कि प्लेन मिरर क्या होता है कि जैसे आप सिंपल एक प्लेन ग्लास शीट लेते हैं, उसका एक साइड रिफ्लेक्टिंग करते हैं और दूसरी साइड जो है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है, तो वो एक प्लेन मिरर का काम करता है। तो इसके अंदर जो इमेज बनती है प्लेन मिरर में, देखो ये आप सभी ने देखा होगा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो वो इमेज की खासियत क्या होती है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। जो इमेज बनती है तो यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज या इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसकी कुछ खासियत होती है, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली क्या होगी, सबसे पहली जो खासियत होगी कि जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा वो इरेक्ट इमेज बनाएगा। इमेज सीधी, इरेक्ट का मतलब है कि सीधी इमेज बनेगी। आप प्लेन मिरर देखते हैं, हर रोज़ आप प्लेन मिरर देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आपके सामने दीवार के ऊपर एक प्लेन मिरर लगा हुआ है और जब आप उस मिरर में अपने आप को देखते हैं तो आपको ऐसा ही दिखता है कि आपका फेस ऊपर ही दिखता है, आपका जो पैर है, टांगे हैं, वो आपको नीचे ही दिखाई देती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपके पैर ऊपर दिख रहे हैं और आपका सिर नीचे दिखाई दे रहा है, यानी कि इन्वर्टेड इमेज उसमें नहीं बन रही। ओके, इज इट क्लियर? यानी कि प्लेन मिरर में जो इमेज हमारे सामने जो बन रही है वो इरेक्ट बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है। ओके, ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, वर्चुअल। जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर में वो रियल नहीं बनती बल्कि वर्चुअल बनती है।
अब वर्चुअल क्यों बनती हैं? क्योंकि देखो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है वो इमेज मिरर के पीछे बनती है, और आपको पता है कि लाइट जो है मिरर के पीछे नहीं जा सकती। तो जहाँ पर लाइट नहीं जाती वहाँ पर कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकती, वहाँ पर इमेज हमेशा वर्चुअल ही होगी। तो यहाँ पर जो इमेज है ये वर्चुअल बनेगी। पॉइंट नंबर 3, द डिस्टेंस ऑफ इमेज from the mirror, the distance of image from the mirror is same as the, जो इमेज की जो दूरी है मिरर से वो किसके बराबर होगी? इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पे इमेज बनेगी। क्या लिखा कि जो ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी मिरर से, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर बना लेते हैं इस तरह से, और ये जैसे मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ पर कोई पर्सन है इस जगह पे, यहाँ पर एक पर्सन है, ये यहाँ पर है, ओके। पर्सन की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है मान लीजिए मिरर से, वो x है, x सेंटीमीटर, x मीटर, कुछ भी हो सकती है। तो इसकी जो इमेज बनेगी मिरर के पीछे, जैसे मैंने आपको बताया इमेज मिरर के पीछे बनेगी, और इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है। तो इसलिए वर्चुअल होने की वजह से मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, यहाँ पे देखो इस तरह से। तो ये जो इमेज बनी है ये मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगी, उतना ही पीछे बनेगी जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है, ओके। तो ये m डैश आपका प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि जो इमेज है, इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, यानी कि इमेज में लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके अंदर लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। अब ये लेटरल इन्वर्जन क्या चीज़ है? देखिए, लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि जो आपकी इमेज बनती है प्लेन मिरर में, उसमें अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर जो है अपने राइट हैंड में होल्ड कर रखा है, तो जो आपकी इमेज होगी प्लेन मिरर में, उस इमेज में ये मार्कर आपको अपने लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा। इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। इसी तरह से जैसे अल्फ़ाबेट है वो भी आपको इन्वर्टेड दिखाई देंगे। इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे एम्बुलेंस होती है, जो एम्बुलेंस व्हीकल है उसके ऊपर जो लिखा होता है एम्बुलेंस, आपने अगर थोड़ा ध्यान से देखा हो तो वो अल्फ़ाबेट ऑलरेडी उसको इन्वर्ट करके लिखा जाता है ताकि मिरर में अपने आप वो सीधे हो जाएं, और उसके सामने, एम्बुलेंस के सामने अगर कोई व्हीकल जा रहा है तो वो साइड मिरर में, रियर व्यू मिरर में उसको आराम से उसको पढ़ पाए कि पीछे जो है वो एम्बुलेंस आ रही है, तो वो उसको जल्दी साइड मिल जाती है। तो इसको लेटरल इन्वर्जन बोला जाता है। यानी कि लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है कि चीज़ें लेटरली इन्वर्ट हो जाती हैं, ओके। चीज़ें जो है वो लेटरली इन्वर्ट हो जाती हैं, इसको हम बोलेंगे लेटरल इन्वर्जन, ओके। तो ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। एक पेपर के ऊपर अपना नेम लिखना है, और जो मिरर के सामने इस पेपर को ऐसे होल्ड करेंगे तो आपको अपना नाम जो है वो लेटरल इन्वर्जन की वजह से आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले इसको लेटरल इन्वर्ट करके, यानी कि उसको इन्वर्ट करके लिख देंगे अल्फ़ाबेट को, और तब आप उसको पेपर को मिरर के सामने होल्ड करेंगे तो आपको अपना नाम बिल्कुल सीधा दिखाई देगा उसमें, आप उसको आराम से उसको पढ़ पाएंगे। तो इसको हम लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। लेटरल इन्वर्जन में आप देखो इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए
ऐसे मैंने लिखा है आर एक पेपर के ऊपर। इसकी जो मिरर इमेज होगी वो मिरर इमेज हमको कुछ इस तरह की दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो ये इसकी जो है मिरर इमेज है, यानी कि इसमें क्या हो गया, लेटरल इन्वर्जन हो गया। तो ये तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि जो प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उन इमेजेस की क्या खासियत होती है, क्या किस तरह का उनका जो है नेचर होता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर के यूज़ क्या है, यूजेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्लेन मिरर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। वैसे तो देखो ये बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि प्लेन मिरर को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। आप किसी बार्बर शॉप पे चले गए अपने हेयर कट के लिए, तो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर भी एक मिरर लगा हुआ है। सुबह सुबह आप मान लीजिए बालों में कंघी करते हैं, उठ के आप मिरर देखते हैं, तो घर में जो मिरर है वो भी एक प्लेन मिरर है। और कहाँ पर पेरिस्कोप वगैरह कुछ खिलौने होते हैं उनके अंदर भी बहुत जगह प्लेन मिरर का यूज़ होता है। सोलर कुकर होते हैं उनमें भी प्लेन मिरर का यूज़ होता है। आप देख सकते हैं बहुत जगह ड्रेसिंग मिरर के लिए भी जो है एक तरह का प्लेन मिरर का हम यूज़ करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हैं कि हर जगह बहुत जगह पे प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक लिखवाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहाँ कहाँ पर हो गया, देखो बार्बर शॉप पे, घरों में ड्रेसिंग मिरर, ओके, पेरिस्कोप और सोलर कुकर वगैरह में, तो बहुत जगह पे हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर की जो इमेज है उसका नेचर कैसा होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्लेन मिरर का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम स्फेरिकल मिरर में यूज़ करेंगे। तो लिखिए इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के साथ डील करेंगे, उनकी हम बार बार उनको हम बोलेंगे, तो उनको उनकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं, उनको हम जान लेते हैं वो टर्म्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो इन टर्म्स को जानने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक रे डायग्राम बना देता हूँ जहाँ पर मैं ये जो टर्म्स है, ये जो चीज़ें मैं बोलूँगा इनको मैं मेंशन कर देता हूँ कि वो कहाँ कहाँ पर है, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कनकेव मिरर ले लेता हूँ, तो ये मैंने एक कनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, ओके। कॉनकेव मिरर में जो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर जहाँ पे पड़ता है वहाँ पर होता है पोल। अब ये हम डिफाइन इधर करेंगे कि पोल क्या होता है। अभी फ़िलहाल आप इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन सा पॉइंट होता है। ये पोल है और ये जो मिरर है इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर होगा, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। और एक स्ट्रेट लाइन जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल इधर बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम डिफाइन कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पोल से कि पोल क्या चीज़ है। पोल को लिखा जाता है पी से, सिंबल होता है इसका पी। डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिखाई दे रहा है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है उसको हम यहाँ पर पोल बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसका सिंबल होता है कैपिटल सी।
ये क्या होता है, डिफाइन करेंगे इसको, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिस स्फीयर का ये मिरर एक पार्ट है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये जो मिरर आपको दिख रहा है ये किसी न किसी एक स्फीयर का तो पार्ट होगा। एक स्फीयर था, स्फीयर का एक टुकड़ा हमने ले लिया जिसको हम यहाँ पे कनकेव मिरर बोल रहे हैं। तो वो जो स्फीयर है, उस स्फीयर का आपको पता स्फीयर का सेंटर होता है, तो ये स्फीयर का सेंटर है यहाँ पे। तो ये जो स्फीयर का सेंटर है ये इस मिरर के लिए एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आप इधर जो डायग्राम बनाया है इसको देख के बता सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यहाँ पे ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, देखो सीधी लाइन। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू C एंड P। एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। वैसे तो फोकस से भी पास हो रही है, लेकिन हमको सिर्फ 2 पॉइंट से काम चल जाएगा। अगर ये लाइन, एक सीधी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होती है, कौन कौन से पॉइंट है वो, एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक आपका पोल है। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो जाती है तो उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ओके, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे फोकस। फोकस, फोकस का सिंबल होता है कैपिटल F। तो देखिए फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस through which rays of light parallel to principal axis pass after reflection from the mirror। बड़ी ही डेफिनेशन हो गई, तो लेकिन है बिल्कुल सिंपल। देखिए, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट आपको दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे है, थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखिए, अगर कोई रे आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रही है इस तरह से, तो मिरर पे पड़ के रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे जिस पॉइंट से गुजरेगी उस पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। ये मतलब है इस लाइन का। तो ये हो गया आपका फोकस। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ, या फिर पहले पढ़ लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2 पॉइंट और रह गए इसमें। देखिए, पहले मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको बता देता हूँ कहाँ पर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको मैंने कैपिटल R से लिखा है। फोकस, ये देखिए ये फोकस है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है इस दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा रेडियस
ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता है, इसको कैपिटल R से लिखा जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस या आप सेपरेशन भी बोल सकते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन, किन के बीच की डिस्टेंस है? ज्योमेट्री से देखो, C और P के बीच की जो दूरी है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि C स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड P स्टैंड्स फॉर पोल। तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। तो ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसको मेजर कैसे किस में किया जाता है? ऐसा यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ऐसा यूनिट बनेगी मीटर, और मीटर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मीटर का सिंबल ये होता है M। नंबर 6, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल f से लिखा जाता है। डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, देखिए रेड डायग्राम में देखिए, ये जो पॉइंट है F फोकस और ये पोल, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है, ये मैंने ऊपर मेंशन किया भी है यहाँ पे, इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन F एंड P। ओके, F और P के बीच की जो दूरी है, यानी कि फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है, उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ऐसा यूनिट, इसको भी हम मीटर में ही मेजर करेंगे। ऐसा ही में तो मीटर में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेंटीमीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे आगे, जहाँ पर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सिर्फ किसकी? SI यूनिट की। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग। अगर मैं CGS की बात कर लूँ, CGS यूनिट, तो वो तो ओबियसली CGS यूनिट तो इसकी सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर CGS यूनिट की बात करें तो वो भी क्या होगी? CGS यूनिट, वो भी क्या होगी? वो भी सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब ये CGS यूनिट और SI यूनिट आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, CGS, FPS, MKS, SI। तो ये बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं जिसमें लेंथ का, मास का, टाइम का मेजरमेंट अलग अलग यूनिट में किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में फिर किसी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, अगर आपने जानना है तो। अगर आपको पता है तो ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है डिस्कस कर ली हैं, जो हम स्फेरिकल मिरर में यूज़ करते हैं। ये कनकेव के लिए मैंने बताया, इसी तरह से आप कन्वेक्स के लिए भी बना सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखो, अगर आपने लिया एक कन्वेक्स मिरर, ये है कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में वही देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर है उसको हम पोल बोलेंगे। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इधर होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि स्फीयर तो ऐसे बनेगा ना, और स्फीयर का जो सेंटर है वो स्फीयर से बाहर नहीं जा सकता। ये इधर होगा C, और एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पॉइंट से गुजरेगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। C और P के बीच में बिल्कुल बीच में यहाँ पर होगा फोकस। ओके, और वही फिर पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ बोलेंगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो इस तरह से आप इसमें बनाएंगे। ठीक है, अभी इसमें बाकी है हमारा साइन कन्वेंशन, उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।